इस दिन मंडप में मेरी चूड़ियां टूटी थी। उसी दिन मैंने तय कर लिया था, या तो मैं टूट जाऊंगी या इस दहेज की आग में जलते हर घर के लिए पानी बनूंगी। अरे हटाओ इसे यहाँ से, इसकी परछाई भी अशुभ है। मंडप में बैठे बैठे जब ये शब्द मेरे कानों से टकराए तो लगा जैसे किसी ने मेरे वजूद पर तेजाब डाल दिया हो। मैं काव्या, एक साधारण सी लड़की जिसके सपने भी उतने ही साधारण थे। एक घर, थोड़ा सा प्यार और पिता की मुस्कान। लेकिन उस दिन जब बारात लौट रही थी और मेरे पिता शिवशंकर जमीन पर गिरे पड़े थे, कुछ देर पहले तक जो हाथ जोड़ जोड़ कर रिश्ते बचाने की कोशिश कर रहे थे, वही हाथ अब ठंडे पड़ चुके थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर लड़के वालों ने भरी सभा में शादी तोड़ दी थी। मेरी सुतली माँ पद्मा चीख चीख कर कह रही थी, खा गई ये लड़की मेरे पति को, इसकी किस्मत ही मनहूस है। मैं चाहकर भी पापा को छू नहीं पा रही थी। लोग तमाशा देख रहे थे। मेरी जिंदगी वही उसी मंडप में दम तोड़ रही थी। डॉक्टर ने आते ही कह दिया, हार्ट अटैक, सदमे से मौत। मेरी सांसें रुक गई, लेकिन दुनिया चलती रही। अगले दिन बिना मुझसे पूछे पिता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मुझे बस दूर खड़ा रहने दिया गया, जैसे मैं बेटी नहीं कोई अपराधी हूँ। पिता के जाने के बाद घर मेरे लिए नरक बन गया था। पद्मा के ताने, सौतेली बहन रुचि की खामोशी, हर वक्त ये एहसास कि मैं बोझ हूँ। मैं पढ़ाई में तेज थी, लेकिन किताबें मुझसे छीन ली गई। कहा गया, औरत को डिग्री नहीं पति चाहिए। वही पति दहेज के तराजू में तोल कर लौटा गया था। एक दिन पद्मा ने साफ कह दिया, निकल जा यहाँ से, तेरे कारण सब उजड़ गया। उस रात में दरवाजे के बाहर घंटों बैठी रही, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। सुबह होते होते मैंने तय कर लिया, अब रोऊंगी नहीं। मैं अपनी मौसी के घर पहुंची, लेकिन वहां भी बोझ होने का एहसास ज्यादा दिन नहीं छिपा। मौसा जी की फुसफुसाहट सुन ली, कब जाएगी ये लड़की। उस दिन मैंने नौकरी ढूंढने का फैसला किया। छोटी सी नौकरी, कम तनख्वाह, लेकिन इज्जत से कमाया हुआ हर रुपया मेरे आत्मसम्मान की ईंट बन गया। मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की। रातों को जाकर किताबें पढ़ती, दिन में काम करती। हर पन्ने के साथ मुझे अपने पिता का चेहरा दिखता, जैसे कह रहे हो, हार मत मानना। 4 साल यूं ही निकल गए। मैं गिरती रही, संभलती रही, लेकिन रुकी नहीं। जब मैंने कानून की पढ़ाई पूरी की तो मुझे लगा जैसे मैंने अपने पिता को थोड़ा सा वापस पा लिया हो। आज मैं एक वकील थी, लेकिन आम वकील नहीं। मैं सिर्फ उन्हीं केसों को लेती थी जिनमें लड़कियों का दहेज के नाम पर कुचला गया हो। हर केस मेरे लिए निजी था, हर दर्द मेरा अपना था। एक दिन मेरे ऑफिस में एक लड़की आई, नीरा। उसकी आंखों में वही डर, वही शर्म, वही टूटन थी जो कभी मेरी आंखों में थी। उसकी शादी मंडप में इसलिए टूटी थी क्योंकि बाइक की जगह कार मांगी गई थी। उसकी कहानी सुनते सुनते मेरे हाथ कांप रहे थे। जब उसने लड़के वालों की तस्वीर दिखाई तो मेरे भीतर कुछ टूट कर जुड़ गया। वो वही परिवार था, वही चेहरे, वही लोग जिन्होंने मेरी शादी तोड़ी थी। मैंने नीरा से कहा, ये केस मैं लड़ूंगी, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, अपने पिता के लिए भी। केस दर्ज हुआ, नोटिस गया। कोर्ट में जब वो लोग आए और मुझे सामने खड़ा देखा तो उनके चेहरे से रंग उड़ गया। उनकी माँ ने मुझसे पहचाना। उसकी आंखों में डर था, वही डर जो कभी मेरे चेहरे पर था। केस लंबा चला, सबूत जुटाने मुझे महीनों लग गए। पुरानी तस्वीरें, वीडियो, गवाह, सब कुछ इकट्ठा करना आसान नहीं था, लेकिन मैं जानती सच देर से सही जीतता जरूर है। 1 साल बाद जब मैं कोर्ट में अंतरिम आदेश दिया, लड़के वाले को नीरा को मुआवजा देना होगा। नीरा रो पड़ी। वो आंसू दुख के नहीं थे, सम्मान के थे। उस दिन मुझे पहली बार लगा पापा मैं सही रास्ते पर हूँ, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। मैं जानती थी कि मेरे अतीत का सबसे बड़ा सामना भी होना है। और उसी दिन कोर्ट से बाहर निकलते हुए मैंने एक चाय की दुकान पर उसे देखा। वही चेहरा, वही आवाज, मेरी सौतेली माँ पद्मा। हाथ में केतली, आंखों में पछतावा और चेहरे पर गरीबी की परछाई। वो मुझे देखते ही रो पड़ी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस इतना सोचा, किस्मत जब पलटती है तो आईना भी दिखाती है। उस दिन चाय की दुकान पर खड़ी पद्मा की आंखों में जो पश्चाताप था
वो किसी सजा से कम नहीं था। मैंने उसे देखा, लेकिन उसके अतीत ने मुझे देखने नहीं दिया। मैं नीरा का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई, मगर दिल के किसी कोने में बरसों में जमी बर्फ पिघलने लगी थी। अगले हफ्ते केस की फाइनल सुनवाई थी। कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। दहेज के खिलाफ ये मामला अब एक मिसाल बन चुका था। जज साहब ने दोनों पक्षों की आखिरी दलीलें सुनी। जब मेरी बारी आई तो मैं खड़ी हुई और बोली, माय लॉर्ड, आज मैं सिर्फ एक वकील बनकर नहीं खड़ी हूँ। मैं हर उस बेटी की आवाज़ हूँ जिसकी शादी दहेज की बलि चढ़ी है। जिन घरों में बेटी पैदा होती बोझ मान ली जाती है, वहाँ ऐसे फैसले जरूरी हैं। इन लोगों ने सिर्फ नीरा की शादी नहीं तोड़ी, इन्होंने उस पिता की रीढ़ तोड़ी, उसके आत्मसम्मान को कुचला और समाज को ये संदेश दिया कि पैसा हो तो इंसानियत खरीदी जा सकती है। मैंने सबूतों की फाइल खोली। तस्वीर, वीडियो, पुराने केसों की कॉपी, फोटोग्राफर का बयान, पड़ोसियों की गवाही, सब कुछ कोर्ट के सामने था। कोर्ट रूम में सन्नाटा था। लड़की की माँ का चेहरा सफेद पड़ चुका था और पिता नजरें चुराए खड़ा था। जज साहब ने फैसला सुनाया। शादी तोड़ने के दोष में उन्होंने सख्त सजा, भारी जुर्माना, नीरव को पूरा मुआवजा। इसके साथ ही दहेज प्रताड़ना और धोखाधड़ी के आरोप भी साबित हुए। फैसला सुनते ही नीरव फुट फुट कर रो पड़ी। वो रोना हार कर नहीं, सालों के दर्द के निकलने का था। जज साहब की अनुमति से उसने आगे बढ़कर उस लड़के को थप्पड़ मारा। पूरा कोर्ट रूम जैसे थम सा गया हो। वो थप्पड़ सिर्फ एक आदमी के गाल पर नहीं पड़ा था, वो सदियों की चुप्पी पर पड़ा था। बाहर निकलते वक्त मीडिया ने मुझे घेर लिया। सवाल पूछे जा रहे थे, कैमरे चमक रहे थे, लेकिन मेरी आंखों के सामने सिर्फ पापा का चेहरा था। मैंने मन ही मन कहा, देखिए पापा, आपकी बेटी झुकी नहीं। शाम को मैं अकेली उस चाय की दुकान पर पहुंची। पद्मा वहीं बैठी थी। उसने मुझे देखते ही हाथ जोड़ दिए। उसकी आवाज कांप रही थी। बोली, काव्या, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैंने अपने घमंड में सब कुछ खो दिया। रुचि बीमार रहती है, घर बिक गया, रिश्तेदार मुंह मोड़ गए। आज समझ आया कि बेटी रंग या शक्ल से नहीं, संस्कार से पहचानी जाती है। मैं चुपचाप सुनती रही। वर्षों की कड़वाहट एक पल में खत्म नहीं होती, लेकिन बोझ जरूर हल्का हो जाता है। मैंने कहा, अगर सच में पछतावा है तो उस कर्मों से साबित कीजिए। उस दिन मैंने पद्मा और रुचि को अपने घर आने का न्योता दिया। रुचि को देखते मेरा दिल भर आया। वो कमजोर हो गई थी, लेकिन आंखों में अब भी वही अपनापन था। उसने मेरे गले लगकर रोते हुए कहा, दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं कभी तुम्हारे लिए खड़ी नहीं हो पाई। मैंने उसे सीने से लगा लिया। शायद यही मेरा अधूरा परिवार था, जो आज पूरा हो रहा था। कुछ महीनों बाद मेरे ऑफिस के बाहर एक बोर्ड लगा, काव्य शर्मा लीगल फाउंडेशन। यहाँ दहेज पीड़ित लड़कियों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती थी। मेरे पिता के नाम से एक स्कॉलरशिप शुरू हुई ताकि कोई बेटी पढ़ाई बीच में न छोड़े। पद्मा उसी फाउंडेशन में काम करती थी, चुपचाप, बिना किसी शिकायत के। उसका घमंड पूरी तरह टूट चुका था और उसकी जगह सेवा ने ले ली थी। एक दिन उसने मुझसे कहा, आज अगर शिवशंकर जी होते तो तुम पर बहुत गर्व करते। मैं मुस्कुरा दी। कुछ रिश्तों में शब्द से नहीं, खामोशी से ठीक होते हैं। नीरा ने कुछ समय बाद नई जिंदगी शुरू की। उसने दोबारा शादी नहीं की, बल्कि अपने पैरों पर खड़ी होकर बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया। उसने कहा, मेरी पहचान किसी की पत्नी से नहीं, मेरी मेहनत से होगी। उस दिन मुझे लगा कि मेरी लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं थी, सोच की भी थी। कई साल बीत गए। एक सेमिनार में मुझे सम्मान मिला। मन से बोलते मैंने कहा, दहेज एक अपराध है, लेकिन उससे बड़ा अपराध है चुप रहना। जब तक बेटियां बोलेंगी नहीं, तब तक समाज बदलेगा नहीं। नीचे बैठी सैकड़ों लड़कियों की आंखों में मुझे उम्मीद दिखी। उसी भीड़ में मुझे पद्मा और रुचि भी दिखी। गर्व से मुझे देखती। उस पल मुझे एहसास हुआ कि इंसान सिर्फ सजा देने से नहीं, सुधार से पूरा होता है। रातों घर लौटकर मैंने पापा की तस्वीर के सामने दिया जलाया। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में शांति थी। मैंने कहा, पापा, आपकी बेटी ने हार नहीं मानी। अब कोई और पिता मंडप में नहीं गिरेगा। बाहर हवा में दिए की लो थरथरा रही थी, लेकिन बुझी नहीं। ठीक वैसे ही जैसे एक लड़की की हिम्मत, हालत कितनी भी तूफानी क्यों ना हो, अगर इरादा मजबूत हो तो रोशनी कभी बुझती नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि उस लाइक से हर एक लड़की, एक लाइक उस हर बेटी को हौसले को सलाम है
जो अन्याय के खिलाफ खड़ी हुई है। अपने विचार कमेंट में लिखिए। क्या दहेज जैसी सोच आज भी हमारे समाज में जिंदा है? और ऐसी सच्ची भावना तो कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।